नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी मनोज पांडे। झारखंड में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। सत्र में अलग अलग मुद्दे पर लगातार हंगामे हो रहे हैं। पहले हंगामा हुआ बांग्लादेश घुसपैठी के मसले को लेकर, आज हंगामा हुआ नौकरी, रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, सहायक पुलिसकर्मी, पारा शिक्षक, रसोइया, सहिया, आंगनबाड़ी सेविका, इन तमाम मसलों को लेकर। लेकिन इन हंगामे और इन चर्चा के बीच सबसे अधिक चर्चा अब जिस बात की है वो चर्चा ये है कि क्या सीएम हेमंत सोरेन यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है वह बीजेपी के लिए आफत बनने वाली है या फिर आफत बन गई है। ऐसी चर्चा इसलिए हो रही है और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल जब सुप्रीम कोर्ट से ईडी की याचिका को खारिज कर दिया गया, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ईडी गई हुई थी तब जब झारखंड हाई कोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिला था और झारखंड हाई कोर्ट ने कहा था कि एक मनगढ़ंत कहानी रचकर जो है ये केस तैयार किया गया है और कोई ठोस आधार नहीं बनता है और यही वजह है कि हेमंत सोरेन को जमानत दिया जा रहा है। इसी के खिलाफ ईडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो कहा गया वो एक वाक्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो वाक्य ये है कि झारखंड हाई कोर्ट का जो आदेश है, जो जमानत है, वो बहुत ही तर्कसंगत है और इसीलिए इस याचिका को खारिज किया जाता है। इसी मसले पर हम लोग चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे सहयोगी पांडे जी से कि क्या सचमुच में ये जो राहत मिली है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से वो बीजेपी के लिए आफत होने वाली है। मनोज पांडे जी, आप भी लगातार देख रहे हैं कि कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत मिली और उसके बाद अब चर्चा ये है कि क्या ये बीजेपी के लिए आफत बनने वाली है। इसीलिए ये चर्चा है क्योंकि जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट से ये खबर निकलकर सामने आई उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बयान देते हुए बताया कि किस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया गया, झूठे केस में फंसाया गया। वो लगातार बोलते रहे कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वही हुआ। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे स्वीकार लिया है। पत्नी कल्पना सोरेन कल मीडिया के सामने भी बोली और आज जब विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान बोल रही थी उस वक्त भी बोली कि 5 महीने तक जो हेमंत सोरेन को जेल में रखा गया उस 5 महीने का हिसाब कौन देगा, वो 5 महीने का क्या होगा। क्या लगता है कि ये सवाल उस सवाल से भारी होगा जो सवाल लोकसभा चुनाव के दौरान गूंज रहा था कि गलत तरीके से हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया है अब विधानसभा चुनाव में। देखिए, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा पे तो 9 सीट पर बीजेपी आ गई 12 से। तो अब आप समझिए कि विपक्ष जाएगा 5 सालों का हिसाब लेकर। ठीक है कि 5 साल में हेमंत जी क्या किए हैं वो बता दीजिए, और ये सिर्फ 5 महीने का हिसाब लेकर जाएंगे। इंडिया के लोग कहेंगे 5 महीने जो जेल में रहे ये दरअसल सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की एक कल्पना थी। केंद्र के इशारे पर केंद्रीय एजेंसियों ने ऐसा मनगढ़ंत कहानी लिखा। और 5 साल बनाम 5 महीना होने जा रहा है। बिल्कुल, और हर सवाल का जवाब घूमकर यहीं आ जाएगा। बीजेपी को अधिक से अधिक सफाई देने में समय व्यतीत होगा। उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो यह है कि हेमंत सोरेन या सोरेन परिवार से आदिवासियों का एक लगाव। फिलहाल झारखंड में आदिवासी के सबसे बड़े नेता अगर कहें तो गुरुजी के बाद कोई है तो हेमंत सोरेन है। तो गुरुजी भी उसी पार्टी में हैं जिसमें हेमंत सोरेन जी हैं, तो उनके लिए प्लस पॉइंट है। उसके बाद ही किसी का मतलब आता है। अब तो ये भी डिबेट शुरू होने लगा है कि क्या जो बीजेपी में ट्राइबल नेता हैं, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, गीता कोड़ा, जो भी हैं, समीर राव, जो तमाम लोग, ये लोग बीजेपी के नेता हैं या ट्राइबल के नेता हैं, ये चर्चा है। तो जब ये चर्चा चहूं ओर होने लगे पार्टी के अंदर से लेके बाहर तक, तो आप समझिए कि आपके कार्यकर्ताओं की विश्वास डिग रही है। तो इसका फायदा उठाएंगे। फायदा कैसे उठाएंगे हेमंत सोरेन?
हेमंत सोरेन ने लोकसभा के दौरान उनकी पार्टी ये कहती रही कि 2 साल तो हमने कोरोना में व्यतीत किया, जब दूसरे राज्यों में लोगों की संख्या मरने की इतनी अधिक हो गई कि लोग नदी के किनारे बॉडी को फेंक कर चले आ रहे थे, हमने झारखंड में कोशिश की कि कोई भूखे ना मरे। हमने प्लेन खुलवाया, ट्रेन खुलवाया, थाने यहाँ जो लोग रह रहे हैं उसके लिए तो किए, बाहर जो यहाँ के मजदूर फंसे थे उन्हें भी हवाई जहाज से लाए, थाने तक में किचन खुलवा दिया। ठीक है, तो 2 साल उसमें बीत गया। उसके बाद क्या कि मैं जब खड़ा हुआ तो जब से इनसे पैसा मांगने लगा 1,36,000 करोड़ जो हमारा बकाया है केंद्र सरकार पे, तो इन लोगों ने आदिवासी सरकार होने के चलते, आदिवासी नेता होने के चलते हमको ही फंसा के बदनाम करने की कोशिश की। तो ये जो अबुआ वाला कंसेप्ट है, इसको पेनिट्रेट कर पाना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। अबुआ वाला कॉन्सेप्ट मतलब अपना सरकार है, तो इसको पेनिट्रेट करने में मतलब जेएमएम और इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उनके अंदर ये फीलिंग है कि अपनी सरकार है, यहाँ की सरकार है। नहीं, जेएमएम के अंदर क्यों फीलिंग रहेगी, आम आदमी के अंदर ये फीलिंग है कि अपनी सरकार है। वो प्रचार इंडिया अलायंस वैसे करते हैं। अब इस धारणा को तोड़ना है। बीजेपी के पास तर्क क्या है? उन्होंने संथाल परगना के लिए बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया कि जो स्थानीय मुसलमान हैं, खतियानधारी मुसलमान हैं, और जो बाहरी मुसलमान आ रहे हैं, उन दोनों में कुछ फ्रैक्शन पैदा हो। दूसरा, जो ट्राइबल, अब तक ये मतलब उनके जहन में नहीं था कि हम पीड़ित हो रहे हैं बांग्लादेशियों से, अब उनके ये जहन में सवाल पैदा हो। तो उसके बाद जिस तरीके से जो बीजेपी बता रही है कि इस पूरे कार्यकाल के दौरान ट्राइबल समाज सबसे ज़्यादा उन पे केस हुआ, या वो प्रताड़ित हुए, या वो सबसे ज़्यादा चिंतित रहे या दुखी रहे, अब उनको बताना है कि ये जो सरकार है ये आदिवासी और मूलवासी की सरकार नहीं है, और इनको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी स्थापित हो चुका है। अब इनको और सीमेंटेड कर देना है। तो वो सीमेंटेड का भावनात्मक मुद्दा और विकास का काम जो भी, अब तो 1,000 रुपये भी मिलेंगे, इसका कॉम्बो पैक लेके उतरेगी पार्टी। लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं, आज विधानसभा के अंदर भी नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि जब प्रदीप यादव उठकर बोल रहे थे और तमाम नेता बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ जमानत मिली है और सुप्रीम कोर्ट उसे यथावत रखा है, ऐसा नहीं है कि इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है। ये भी तो है। तो 100% सही बात बोल रहे हैं, पर उन वोटरों को कैसे ये समझा पाएंगे? उन वोटरों को ये कैसे बता पाएंगे जो ऑलरेडी उन हेमंत सोरेन के साथ खड़े हैं? कुछ तो आपको ऐसा बोलना होगा कि वो हेमंत सोरेन के पाले से आपकी ओर आए। 50% मतलब अभी तक नहीं आ पाए हैं। अभी तक तो नहीं आ पाए हैं। लोकसभा के परिणाम तो वही बता रहे हैं कि नहीं हो पाया। पिछली बार लोकसभा में, लेकिन और इसके अलावे जो मसले हैं, जिस तरह से भानु प्रताप शाही ने भाषण सदन में बोलते हुए कटौती प्रस्ताव पर सवाल उठाया कि हेमंत सोरेन के ट्वीट को बाकायदा उन्होंने पढ़ा, कई ट्वीट जो पुराने विधानसभा चुनाव से पहले 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने किया था कि कोई भी अनुबंध शब्द ही हम हटा देंगे, सबको अस्थायी करेंगे, चाहे पारा शिक्षक हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायक पुलिसकर्मी हो। वैसा तो कुछ नहीं हो पाया। तो उन्होंने इस शब्द का भी प्रयोग किया कि पारा शिक्षकों को कैडर बनाकर चुनाव में इस्तेमाल किया। तो क्या अब भी वो लोग सभी उन्हीं की तरफ रहेंगे? ऐसा कह पाना फिलहाल मुश्किल है। सरकार की अपनी एंटी इनकम्बेंसी होती है, हर एक सरकार की होती है, हर सरकार की होती है, चाहे भले वो रिपीट करके आ जाए तो भी सरकार की होती है। लेकिन डीबीटी ये योजना इतना कारगर है, इसका हालिया आप उदाहरण अगर देखना चाहे तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां ये माना जाता है कि यही पैसा बांट के सरकार फिर दोबारा आ गई।
तो अगर आप अब आंकड़े की बात करें कि जो है डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, मतलब कि उनके अकाउंट में पैसा देना। आप ये जो मैया योजना सरकार की तरफ से शुरू किया गया उसको लेकर बोल रहे हैं कि 1000 रुपए जब जाना शुरू हो जाएगा तो फायदा होगा। तो प्रदीप यादव ने कहा ना, उनका कहने का मतलब तो यही था कि सरकार जिनसे काम नहीं ले रही है उनको पैसा दे रही है, और जो सरकार जिससे काम ले रही है मतलब एडहॉक वाले, उन पे ध्यान नहीं दे रही है। उनका कहने का प्रदीप जी का यही मतलब था कि उस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। अब रही बात कि सरकार क्या क्या करना चाहती है और क्या क्या नहीं करना चाहती है, ये सवाल है। जब सरकार उतरेगी तो उनके पास 52 लाख वोट का इतिहास होगा और बीजेपी के पास 50 लाख। आजसू कंबाइंड हुआ तो 3 लाख और मान लीजिए। ये मतलब 19 से तुलना कर रहे हैं आप? हम 19 से तुलना कर रहे हैं तो 53 लाख। अच्छा, एक चीज बताइए, आप इस हिसाब से जब तुलना करते हैं तो क्या 19 में आदिवासी, गैर आदिवासी और जिस तरह से ये सब तमाम मसले थे वो थे उस समय? बिल्कुल। सबसे ज्यादा इस राज्य में क्या समस्या थी, जो शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, बीजेपी ये मानती थी ना कि अब तक की सबसे बेहतर सरकार है। आम आदमी ये कहता था कि नहीं, रघुवर जी काम ठीक किए हैं। रघुवर जी के खिलाफ क्या क्या आक्रोश हुआ? रघुवर जी के खिलाफ ये हुआ कि हाथी उड़ तो रहा है जरूर, बैठेगा ट्राइबल के जमीन पे। एक वो गया। दूसरा लैंड बैंक का फॉर्मेशन, लेकिन लैंड बैंक इस सरकार में भी उसको बताया गया कि हमारे पास इतना उद्योगपतियों को लैंड है, तो उस पर बीजेपी काम नहीं कर रही, पर वो कंसर्न तो खींच रहा है। रहा बालू का, तो अभी उन्होंने कहा कि हम ग्राम सभा को देने की मांग करते हैं। शिल्पी ने अगर कहा इस बात को, तो हेमंत ने कहा कि टैक्स फ्री, जो टैक्स पेयर नहीं है उनको फ्री में बालू देंगे। बालू एक समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि वो हर किसी का, गरीब का इंदिरा आवास, ये मतलब प्रधानमंत्री आवास, अबू आवास, या आम आदमी जो मकान बना रहा है कर्ज लेकर। आप बोल रहे हैं कि बालू जो फ्री किया गया उससे भी फायदा होगा? वो इम्प्लीमेंट होते होते शायद चुनाव आ जाएगा। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि रणधीर सिंह का मैंने इंटरव्यू किया, सारठ से, जो बीजेपी के विधायक हैं, वो बता रहे हैं कि 15 अक्टूबर तक एनजीटी ने बालू उठाव पर रोक लगाया है और तब तक सरकार ये कर नहीं पाएगी और उसके बाद तो आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो कब आखिर फ्री में बालू मिलेगा? नहीं, तो रणधीर जी थोड़ा ट्रिकी एमएलए हैं। एनजीटी जब भी बरसात में या समयबद्धता के लिए रोक लगाती है, सरकार के पास जो रहता है, जिनको उनको लाइसेंस देते हैं खनन के लिए, उनके पास स्टॉक में बालू रखा जाता है। तो 11 लाख टन, 12 लाख टन इस तरीके का स्टॉक में ऑलरेडी बालू लगभग जिले में होता है। अब होता क्या है कि बालू की नीलामी नहीं हुई सरकार में, हेमंत सोरेन की सरकार में। बाद में नीलामी भी हुई तो वो स्क्यूट नहीं हुआ, प्रॉपर खनन नहीं हुआ। इसीलिए आप देखेंगे कि बालू का रेट सोने की रेट की तरह 50,000 रुपये गाड़ी कर दिया गया, हर जगह से आ रहा है। तो उस पे सरकार भले गिर सकती है, और इसका लाभ, अब जैसे सरकार कहेगी, अब आम आदमी जाके थोड़ी ब्लॉक में कहेगा कि हम घर बना रहे हैं और हम टैक्स पेयर नहीं है, देख लीजिए, पैन कार्ड ले लीजिए। सरकार किसको कहेगी कि बालू की ज़रूरत है? वो आदमी जिनका घर का नक्शा पास होगा नगर निगम से या नगर पंचायत से, उनको सरकार बोलेगी कि बालू की ज़रूरत है। या जो मान लीजिए रिपेयरिंग कराएंगे तो वो मुखिया से अंडरटेकन लिखा के आएंगे कि भाई हम घर का रिपेयरिंग मतलब बहुत आसान नहीं है। हाँ, वो स्क्यूट कर पाना उतना आसान है। लोग बोल रहे हैं कि 4.5 साल तक बालू से पुलिस लगाकर तेल निकाला गया, और अब जब चुनाव आया तो बोल रहे हैं कि फ्री कर रहे हैं। देखिए, हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ ऐसे कई मुद्दे हैं जिनका जवाब उनको देना मुश्किल होगा, बहुत ही मुश्किल होगा। बालू हो गया, नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे बताइए। जैसे बालू हो गया, अनुबंध कर्मी हो गया। तो अनुबंध, मान लीजिए कि आप एक कहे कि हम आएंगे तो 1932 आधारित स्थानीय नीति लाएंगे, नियोजन नीति लाएंगे। सरकार कहेगी कि पहले ये ऑलरेडी टेस्टेड था, हम लागू किए थे, बाबूलाल मरांडी फेल हो गए, इस वजह से हमने 9वीं अनुसूची में भेज दिया। पर नौकरी देना था इसलिए ओपन फॉर ऑल किया या 60-40 किया। तो 60-40 तो ऑलरेडी है, उसमें आप तर्क नहीं दे सकते। रघुवर दास ने भी अपने समय में बहुत सारी नौकरियां दी, पर उसका लाभ नहीं मिला।
तो आपको अनुबंध कर्मी को रेगुलराइज करने से किसने रोका था? या आपने जो सिस्टम निकाला कि अनुबंध कर्मी को एक 60 साल तक के उम्र के लिए हम मतलब फिक्स कर देंगे और उनका हर साल इंक्रीमेंट करते जाएंगे। जैसे पारा टीचर में, पारा टीचर की अब डिमांडें कुछ और हैं। अब सहायक शिक्षक, हाँ, वो जो है वो डिमांड कुछ और है। जो जगन्नाथ महतो करके गए थे वो कुछ और है। उन्होंने सिर्फ नाम नहीं बदला बल्कि कहा कि टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आएंगे आप सहायक अध्यापक में। अब है कि भाई जब उस समय टेट पास लोगों को मौका दिया गया था सीधा समायोजन, तो अब मिलना चाहिए। लेकिन जो सरकार वादा करके आई थी हर अनुबंध कर्मियों से कि भाई आप हमको बुलाइए, अधिकार पाइए, उसमें लैक है, उसमें कमी है, उन आश्वासनों की पूर्ति नहीं हुई है। लेकिन एक आप ऐड देखे होंगे कुरकुरे का चलता है, टेढ़ा है पर मेरा है। अगर ये भावनात्मक मुद्दा जिस तरीके से जुड़ जाएगा, उस समय आप क्या जो संथाल में पेनिट्रेट करना चाहते हैं, बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा, वो पेनिट्रेट हो पाएगा? सरकार के लिए क्या है सबसे अहम सवाल और अहम मुद्दा कि हमने जो वादा किया उसमें कितना फीसदी निभा दिया? उन्हीं का वादा आज भानु प्रताप शाही सदन में पढ़ रहे थे कि भाई क्या क्या वादा किए थे, आपका घोषणा पत्र क्या था, देखिए। हाँ, लेकिन उनके पास आदिवासी और मूलवासी के लिए दो ही शब्द था कि ये सरकार आदिवासी और मूलवासी दोनों की नहीं है, क्योंकि बोला आदिवासी में चंपई सोरेन को हटा दिया और मूलवासी में बादल को हटा दिया। तो ये जो एक इशू है इसका काट खोजना होगा बीजेपी को। अब रहा बात, आप आंकड़े पर आइए। 2019 में बीजेपी अकेला 50 लाख वोट लेकर आई थी लगभग, और गठबंधन सरकार के तीनों दल मिलके 52 लाख वोट लेके आए थे। लेकिन सीट का फासला कितना हो गया था? बीजेपी उस समय कितनी थी? आजसू का वोट बैंक लगभग 8.5% था। तो उन्होंने पहली बार 55 या 56 सीटों पे उम्मीदवार दिए थे और उसमें से कई जो रिनाउंड नेता उन्हीं को टिकट दे दिया गया था। जेबीएम का एक वोट बैंक था, तो जेबीएम के वोट बैंक को 6% भी माने और आजसू के 6% को भी माने तो 3% का इजाफा हुआ, मान के चलिए। और सरकार का एंटी इनकम्बेंसी अगर मान लीजिए कि 52 लाख वोटर उस समय वोट किए थे चाह में, तो 2 लाख मिनिमम तो इनके खिलाफ अभी खड़े होंगे। कई रीजन है, जैसे आपने बताया कि ये है भाई, पोषण सखी से लेके तमाम के उनको नौकरी से निकाल दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। तो उस तरीके की कई बातें, पंचायत स्वयं सेवक कैबिनेट से पास होने के बाद, संकल्प जारी होने के बाद भी धरने पे बैठे हैं क्योंकि एक लेटर निकल गया कि फिलहाल रोका जाए। तो ऐसे कई कारण हैं। लेकिन सरकार के पास टेक्निकली देखिए कितने लाभुकों की संख्या होगी, लाभार्थी सूची जो संख्या होगी वो सरकार का अहम योगदान देगी। मतलब एक ओल्ड पेंशन वाले सभी लाभार्थी में होंगे, ओल्ड पेंशन, पुलिस का 13 महीना और ये वाले अगर पुलिस डिपार्टमेंट का वर्दी भत्ता और भोजन भत्ता, ये 2 काम अगर वर्तमान सरकार कर दे तो आप यकीन मानिए कि पुलिस डिपार्टमेंट में मतलब भारी हो जाएगा, बहुत आभारी ही नहीं, बहुत आभारी हो जाएगा और हेमंत जी उस सब पे भारी हो जाएंगे। तो ये 2 मुद्दा है उनके साथ। एक तो छुट्टी का था तो हेमंत जी ने किया, अब ये एक वर्दी भत्ता है जो दूसरे स्टेट में वर्दी भत्ता मिलता है, यहाँ नहीं मिलता, और एक भोजन भत्ता जो दूसरे में मिलता है, यहाँ नहीं मिलता है। ये दोनों उनकी अहम मांग है। अब उसके बात आइए, ये जो सारे राशन कार्ड धारी को अभी जो 21 साल की उम्र को अटेंड करेंगी वो मिलेगा। सरकार के पास अनुपूरक बजट है, पैसे की कमी नहीं है। सरकार दनादन कैंप लगाएगी, हर जगह लगाई रही। जिस हिसाब से प्रचार प्रसार हो रहा है, लग रहा है कि या फॉर्म भराएगी।
इसमें कोई लिमिट नहीं है सरकार के पास। सरकार ने ये नहीं कोई अभी तय कर रखा है कि एक पंचायत में हम इतने से अधिक क्या नहीं दे। ये तो लिमिट उसमें भी खत्म कर दिया गया सर्वजन पेंशन लागू करके। हाँ। पहले तो ऐसा होता था कि किसी ब्लॉक में अगर 100 लोगों को वृद्धा पेंशन मिलता है तो 100 में से कोई एक मरेगा तब फिर एक जुड़ेगा। हाँ। लेकिन अभी सरकार में तो वो दायरा भी खत्म हो गया, उससे भी फायदा हुआ है लोगों को। तो ये जो लाभुक की संख्या है, अगर मान लिया जाए, एक मोटा मोटी आकलन कीजिएगा तो कितने प्रतिशत लोग राशन कार्ड से आच्छादित हैं झारखंड में। एक घर में अगर 2 बेटियां भी हैं तो 2000 तो नगद आएगा। उसके अलावा सरकार तुरंत अबुआ आवास का लगभग हर 9 लाख सरकार का दावा है कि हम अबुआ आवास बनाने जा रहे हैं। अगर 9 लाख लाभुकों को पहली किस्त मिल गई, वो तीसरी बात ये है कि पारा टीचर में भी कई लोग इस बात को मानते हैं कि हम पहले से बेहतर हैं, लेकिन और अपेक्षाएं हैं मेरी। तो ये सरकार उन सारे चीज़ों को लेकर जाएगी। इन सब के अलावा उनके पास, मैंने कहा ना कि एक सेंटिमेंट का कॉम्बो होगा, जिसकी झलक आज झारखंड विधानसभा में आपको देखने को मिली। कल्पना जी ने क्या कहा, वो महत्वपूर्ण 5 महीने का हिसाब कौन देगा। उन्होंने अपने पुत्र के साथ एक फोटो भी डाला और उसके बाद उन्होंने एक भावनात्मक मतलब पोस्ट भी किया। तीसरी बात कि वो जब जाएंगे तो हेमंत सोरेन ने मीडिया से बात करके क्या कहा कि जो झारखंड में आदिवासी, दलित, पिछड़े और मुसलमानों के लिए काम करेगा उसको भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने लिखा, आज सुबह सुबह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने छोटे बेटे के साथ तस्वीरें साझा की थी। जो छोटा बेटा है मुख्यमंत्री का, इनसे मैंने बातचीत भी की थी जब हेमंत सोरेन जेल में थे, उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे। अभी आज उन्होंने सुबह सुबह तस्वीरें लगाकर लिखी है कि माननीय हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला। मैं हमेशा मानता हूं कि सत्य को थोड़े समय के लिए परेशान तो किया जा सकता है, परंतु पराजित कभी नहीं। 5 महीनों के जेल के दौरान जो सबसे ज़्यादा दुखद था वो था अपने बच्चों से दूर रहना। और ये जो है, इसकी लाइव तस्वीरें मैं देखा था जब नेमरा में अपने चाचा जी के निधन के बाद एक दिन के लिए, दिन भर के लिए हेमंत सोरेन बाहर निकले थे। तब किस तरह से वो अपने छोटे बेटे के साथ खेल रहे थे, समय बिता रहे थे, वो बहुत भावुक क्षण था। हाँ बिल्कुल। तो ये सब जो मैंने कहा ना कि अभी जैसे इन्होंने एक ही शब्द बीजेपी के अनुसार गलत लिखा। इन्होंने लिखा सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला, बीजेपी टेक्निकली कह रही राहत मिला। लेकिन न्याय और राहत में अंतर वोटर को समझना है, और वो समझा पाने में हेमंत जी की भाषा अभी ज्यादा वोटरों को सुनाई दे रही है। भविष्य में क्या होगा, हिसाब से झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिलने के दौरान जो बातें कही गई और उसके बाद हेमंत सोरेन ने जिस तरह से कहा कि मनगढ़ंत आरोप लगाया गया, हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया कि कोई सीधा लिंकअप नहीं मिलता है, तो ऐसे में तो लग रहा है कि हाँ सचमुच में जानबूझकर या तो फंसाया गया या परेशान किया गया। नहीं, वो उन बातों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ट्रायल कोर्ट पे नज़रअंदाज किया जाएगा, इसको जहन में नहीं रखा जाएगा। इनको कहा कि तर्क संगत है ये जमानत, तर्क संगत है जमानत मिलना, इसलिए दिया। बाकी वो जो डायरेक्ट वाला था, उस बात को लेकर जब ईडी ने देखा कि हमारी याचिका खारिज हो रही है तो उन्होंने कहा कि ये सब पॉइंट्स लिखे गए हैं और ये बाद में हैम्पर हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट इसको मतलब नज़रअंदाज करें। ठीक है, बहुत लंबा लाइव नहीं करेंगे क्योंकि कई दर्शक हैं जो वो बोलते हैं। एक मंत्री भी थे, वो बोल रहे थे कि आप लोग लाइव करते हैं अच्छा है, लेकिन थोड़ा लंबा हो जा रहा है, उसको शॉर्ट करने के लिए। तो आप संक्षेप में ये बताइए, जो इसका कैप्शन है कि हेमंत सोरेन को राहत, बीजेपी को आफत होने वाली है, क्या सचमुच में ये आफत होने वाली है? हाँ बिल्कुल, हेमंत सोरेन ने और कल्पना सोरेन ने और पूरी पार्टी ने ये स्पष्ट कर दिया कि ये मुद्दा होगा। 5 मुद्दा होगा, ठीक है, लेकिन वो मुद्दा कारगर कितना होगा? जेल का ताला टूटेगा और हेमंत सोरेन छूटेगा से थोड़ा सा कम होगा, लेकिन कारगर होगा। राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये मानते हैं, और ये खुद हेमंत सोरेन भी जब जेल से निकले और मुख्यमंत्री आवास के बाहर जब वो भाषण दे रहे थे, अपने आवास के बाहर, तो वो बोल रहे थे कि
अगर मैं जेल में रहता तो बीजेपी का दिया दिखाने वाला भी यहाँ पर कोई नहीं रहता। इसका मतलब वो स्वीकार रहे कि जेल में रहकर हम अधिक प्रभाव, जेल का ताला नहीं तो मेरा सवाल थोड़ा कम फायदा होगा, मेरा वही लेकिन सवाल है फायदेमंद कि होगा। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं कि जेल से निकलने के बाद थोड़ा प्रभाव कम हुआ और उसके बाद चंपई सोरेन को हटाकर खुद मुख्यमंत्री बन जाने के बाद और प्रभाव कम हो गया। बिल्कुल। तब अब फिर ये 5 महीने वाला फॉर्मूला कितना प्रभावी होगा? प्रभावी होगा, कम होगा। हाँ, 100 में 75 होगा, 100 में 50 होगा, लेकिन होगा। इससे तो कोई राय नहीं किया जाता। बीजेपी को अगर हेमंत सोरेन को पछाड़ना है, हाँ। तो इनको बताना होगा पब्लिक को, और ये समझाना ही नहीं होगा, ये विश्वास दिलाना होगा कि सरकार ना सिर्फ अपना वादा नहीं पूरा कर पाई, ये वाकई में अबुआ सरकार नहीं है, ये आदिवासी और मूलवासी की सरकार नहीं है, उनको कोई फायदा नहीं हुआ। हम इससे ज्यादा फायदा देंगे या इससे पहले हमने ज्यादा फायदा दिया। तो ये आप देखिए, झारखंड में जितने भी आंदोलन हुए आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद तक, मतलब जब झारखंड मतलब बिहार भी नहीं था, तो वो जमीन को लेकर हुआ। और लैंड बैंक एक इशू है, जो लैंड बैंक का गठन हुआ है, आज भी झारखंड में जीएम लैंड का रसीद नहीं कट रहा है, वो भी एक इशू है। तो इन सब के बावजूद बीजेपी को बस अब ये धारणा तोड़ना होगा, क्योंकि मैंने आपको एक ही लाइन में कहा कि जब कैसा भी है मेरा है, ये भावना जब तक नहीं टूटेगी, तो फिलहाल सरकार जितना एंटी इनकम्बेंसी लेकर जा रही है, मैंने आपको जोड़ के बताया भी था कि लगभग 550 करोड़ रुपया खर्च करके उसे बराबर कर दिया जाए। हाँ, लगभग बराबर कर दिया तो जाए। पांडे जी कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन को जो राहत मिली है वो बीजेपी के लिए सचमुच में आफत होने वाली है। हालांकि वो परसेंटेज लोकसभा के चुनाव में थोड़ा कम हो, उसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम हो जाए, लेकिन जो डीबीटी के माध्यम से सरकार अकाउंट में पैसे डालने जा रही है मैया योजना और तमाम स्कीम के तहत, चूँकि मध्य प्रदेश में ये टेस्टेड है। शिवराज सिंह चौहान जब सीएम थे और किस तरह से एंटी इनकम्बेंसी ना होने के बावजूद भी बम्पर तरीके से वो जीत कराए। हालांकि मुख्यमंत्री वो फिर से नहीं बने, अभी सेंट्रल में मिनिस्टर हैं और झारखंड के वो प्रभारी हैं। भाजपा की तरफ से चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, हेमंता बिश्व शर्मा को सह प्रभारी बनाया गया है। और इस बीच ये चर्चा कि हेमंत सोरेन को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, अब और क्या मुश्किलें बढ़ने जा रही है। तो आप इस मसले पर क्या सोचते हैं, आप भी कमेंट करके बताइए। हम आपके कमेंट पढ़ेंगे और फिर उस पर कभी चर्चा करेंगे। शुक्रिया।